वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं सबसे शानदार कंपनी जो कि है CDSL, जिसकी मार्केट में ऑब्वियसली एक तरीके से मोनोपोली है क्योंकि वो एक ही लिस्टेड है। उसका जो लिस्टेड पेयर है NSDL वो लिस्टेड नहीं है। बट इस वीडियो में हम लोग CDSL वर्सेस NSDL का एनालिसिस ज़रूर करेंगे, उनके फिनेंशियल्स का एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, NSDL के फिनेंशियल स्टेटमेंट वर्सेस CDSL के फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये एकदम एक्सक्लूसिव एनालिसिस है जो शायद यूट्यूब पे पहली बार हम लोग कर रहे होंगे। और बाकी हम लोग क्या क्या बताएंगे, पूरी कंपनी के बारे में बताएंगे, बिजनेस, उनके फिनेंशियल्स, यहाँ पे टारगेट प्राइस बताएंगे हम आपको, पूरा फंडामेंटल रिसर्च करेंगे, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या क्या होंगे, कंपनी काम कैसे करती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अभी क्या क्या बातें की गई है, अगले साल के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें हम लोग CDSL के बारे में जानेंगे और करेंगे उसका एनालिसिस और कंपैरिजन NSDL के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सभी तरह के फुल प्रूफ कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सभी तरह के रिसर्च रिपोर्ट्स और फंडामेंटल यहाँ पे वीडियोस के लिए। अगर आप अभी तक हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि वो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल नहीं है, वो है एक मार्केट टिकर है जिसके अंदर 24/7 आवर्स यहाँ पे ऑटोमेटेड फीड के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर रोबोट के थ्रू हम लोग वहाँ पे न्यूज़ अपडेट होती है। मतलब वहाँ पे जितनी भी न्यूज़ सोर्स है, यानी लाइव मिनट से लेके ET नाउ, CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, कॉल अपडेट्स, सारे रिजल्ट्स, सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे फीड हो जाती है और ऑटोमेटेड एकदम लेटेस्ट अवेलेबल होती है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट, आपको वहाँ पे आ जाएगा। लगभग उसमें 2000 लोग हैं, करीबन 2200-2000 लोग हैं, जहाँ पे आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और सभी तरह के यहाँ पे अपडेट सबसे पहले हम लोग वहाँ लेके आते हैं। चलिए बात करेंगे हमारे CDSL के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत से लोग यहाँ पे पैसा बना चुके हैं बट उन्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली CDSL करता क्या है। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, आपने जो सिक्योरिटीज़ खरीदी है वो एक ब्रोकर के थ्रू खरीदी है। ब्रोकर के पास कभी भी आपकी सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप नहीं होती है, आपकी ओनरशिप होती है CDSL के पास। और अगर आप एक सिंपल तरीके से समझे कि आपका जो पैसा होता है, जैसे आप पैसा बैंक में जमा कराते हैं ना, वैसे आप आपकी सिक्योरिटीज़ ब्रोकर को नहीं बल्कि CDSL या फिर NSDL को जमा कराते हैं। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटीज़ का बैंक है। अब ये जो बैंक है, ये CDSL बैंक है, एक तरीके से ये क्या काम करेगा, ये कैसे कमाता है, ये आपसे एनुअल फीस लेता है और मेंटेनेंस फीस लेता है। अगर आप देखोगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत फीस लगती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा CDSL रिलेटेड चार्जेस लगते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस जिसको अपन बोलते हैं, तो बेसिकली ये वो सारा काम है। ये आपकी सिक्योरिटीज़ को रखता है और उसकी देखभाल करने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए यहाँ पे ये CDSL की जिम्मेदारी है। अभी कोई भी ब्रोकर के पास यहाँ पे आपके सिक्योरिटीज़ की यहाँ पे ओनरशिप नहीं होती। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए के HDFC बैंक है, तो वो ऐसा नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल के थ्रू आपने खरीदा है, वो आपका लेन देन करने वाला आदमी है, बट उसके पास एट द एंड ऑफ द डे ये सारी सिक्योरिटीज़ आपके यहाँ पे डीमैट अकाउंट में, डिपॉजिटरी अकाउंट जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे जाके सेव हो जाती है। और वो डिपॉजिटरी दो है कि वो है यहाँ पे CDSL और NSDL, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके सारे ब्रोकर्स है। ये पूरा इसका बिजनेस मॉडल है जो मैंने आपको बताया। अगर आप देखते हैं CDSL की हिस्ट्री में बताता हूँ ये कैसे कैसे चालू हुई। 1999 में इसकी चालू हुई शुरुआत। यहाँ पे BSE रिलेटेड, ये BSE प्रमोटेड कंपनी है, और जो NSDL है वो NSE प्रमोटेड कंपनी है। उसी के अलावा यहाँ पे इनने एक लॉन्च किया ईजी और ईजीएस्ट। उसके बाद UK सिन्हा ने यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले लॉन्च CDSL वेंचर्स KRA, इंडियाज फर्स्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। ये KYC रजिस्ट्रेशन का काम करती है। वहीं पे अगर आप देखोगे, ये फिर एशिया पैसिफिक की फर्स्ट लिस्टेड डिपॉजिटरी वो बनती है, क्योंकि इसकी 2017 के करीब यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन इन अ मंथ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रिकॉर्ड बनाया 2020 के अंदर। 2021 के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी बन चुकी है। 3 करोड़ डीमैट अकाउंट क्रॉस करने का इनने रिकॉर्ड बना दिया है। और उसी के अलावा यहाँ पे इन लोग ने अपने गिफ्ट सिटी जो है फॉरेन डिपॉजिटरी IFSC के अंदर, जो गुजरात के अंदर है, वहाँ पे भी अपने ऑपरेशंस चालू करे हैं। IFSC स्टॉक एक्सचेंज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वहाँ पे भी इन लोग ने अपना काम चालू किया है। तो अभी ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि CDSL NSDL से बड़ा है। कितना बड़ा है अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। देखिए, CDSL के पास
3,34,00,000 डीमैट अकाउंट्स है। अगर आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी है, 47,000 करोड़ है। 47,000 करोड़ के शेयर्स पड़े हैं इनके पास। अगर आप इनकी वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, लगभग 27 लाख करोड़ यहाँ पे इनकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ है। और इनके पास जो टोटल कंपनीज है वो अगर आप देखोगे 16,000 कंपनी के पास 16,000 कंपनियों के शेयर है इनके पास, और 592 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ यहाँ पे अपना जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकिंग कंपनीज। अगर आप एनएसडीएल से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे हम लोग एनएसडीएल के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे एनएसडीएल का डेटा कैसा है। तो देखिए, जहाँ पे हमारे पास 3,34,00,000 इन्वेस्टर अकाउंट्स थे, यहाँ पे इनके पास 2,16,00,000 करीबन अकाउंट है, और इनकी जो वर्थ है वो 243 लाख करोड़ है। बट वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो सीडीएसएल के पास जो यहाँ पे अकाउंट्स थे, अगर आप इनकी वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 27 लाख करोड़ है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 243 यहाँ पे है। कुल मिला के ये इतना लगभग जो डिफरेंस है, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी ज़्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखोगे तो ये इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दोनों में ही ये लोग आगे हैं एनएसडीएल से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ये पूछना चाहते हैं मेरे से कि यहाँ पे 27 लाख करोड़ है और वहाँ 243 लाख करोड़ है, तो इतना वेरिएशन क्यों है, तो उसके पीछे सिंपल रीज़न है, अनलिस्टेड शेयर्स जो होते हैं वो आज भी एनएसडीएल ही प्रेफर करते हैं और एनएसई पे ही हेल्ड होते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल अब बिज़नेस की, फिनेंशियल वगैरह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी के जो रही है। देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे इबिटा वगैरह की जो, चलिए हम लोग स्टैंड अलोन फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू रहा है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, तो वो यहाँ पे करीबन 103 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर से भी बड़ा है और पिछले साल से भी बड़ा है। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखें अदर इनकम यहाँ पे बैंक की जो सीडीएसएल की है कम हुई है। स्टैंड अलोन की बात करें तो 79 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले उससे भी बड़ा है और यहाँ पे पिछले साल से भी बड़ा है। वहीं पे इबिटा की बात करें तो इबिटा यहाँ पे कम रहा है, इस बार यहाँ पे 70 करोड़ का इबिटा हुआ है और पहले यहाँ पे 73 करोड़ का इबिटा था, बट वाई ऑन वाई बेसिस पे इबिटा यहाँ पे डबल हो गया है। नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बट यहाँ पे अभी 51 करोड़ का प्रॉफिट है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है। वहीं पे अगर हम देखते हैं ऑपरेशनल इनकम ब्रेकअप, तो अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल कहाँ से पैसा कमाता है, ये पूरा उसका चिट्टा बिट्टा है। अगर अपन देखें, अगर आप ये देखो अदर ऑपरेशनल इनकम यहाँ से कमाता है, फिर ऑनलाइन डेटा चार्जेस अगर जो आप देखेंगे येलो कलर में है वो ये हो गया, फिर 3.33 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कमाता है जो आपके कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट चार्जेस होते हैं उससे कमाता है। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस से सबसे ज़्यादा कमाता है, जो कि मैं आपको बता रहा था, वो जो डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं, और एनुअल इशूअर चार्जेस जो आप यहाँ पे इसको एनुअल फीस देते हैं उससे 22 करोड़ रुपए कमाता है, और आईपीओ वगैरह से ये 13 करोड़ रुपए कमाता है। तो ये इनका पूरा बिजनेस है और यहाँ से ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो ये स्टैंड अलोन बेसिस पे और ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे। वहीं पे अगर आप देखोगे ये बहुत ही शानदार चार्ट बनाया कंपनी ने। फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे इसको वाई ऑन वाई बेसिस पे इसको कंपेयर कर सकते हो और यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर हम बात करें, ये स्टैंड अलोन है, हम सीधा यहाँ पे कंसोलिडेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि कैसे कैसे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की बड़ी है, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम कंपनी की कम हुई है। अगर आप यहाँ पे क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस पे देखते हैं, अदर इनकम बहुत नेग्लिजिबल है। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे इस बार बढ़ गई है और ये क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई बेसिस से बड़ी है। वहीं पे अगर आप बात करते हो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपेंस की, वो भी यहाँ पे लगभग डिसेंट रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें ये भी ठीक है। फिर अगर आप देखते हैं इबिटा, तो इबिटा मार्जिन जो है यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो तो 64% का इनका इबिटा मार्जिन है, जो कि करीबन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, और ये पिछले क्वार्टर से यहाँ पे ख़राब रहा है और पिछले साल से यहाँ पे अच्छा रहा है। वहीं पे अगर हम देखें पैट यहाँ पे, तो पैट मार्जिन कितना है, पैट मार्जिन यहाँ पे 47% है और 52% था पिछले क्वार्टर में और 39% था हमारा यहाँ पे पिछले साल। तो बेसिकली अगर आप देखते हैं ये दो जो चीज़ें हैं, अगर हमको कंपेयर करनी रहेगी तो आपको एनएसडीएल से
कभी भी कंपेयर करना रहे, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन के बेसिस पे कंपेयर कीजिएगा, और यहाँ पे कोई और दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज अलग अलग है। तो आप ये बेसिस जो है ये एकदम बेस्ट बेसिस है एनएसडीएल और सीडीएसएल को कंपेयर करने का, और वो हम लोग अभी वही करेंगे। तो ये हम लोग ने देखा कंपनी के फाइनेंशियल की जो ग्रोथ है ये कैसे कैसे आई है। वहीं पे अगर हम देखें अब थोड़ी बहुत और चीज़ें अगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि जैसे कि अभी अगर अपन एनएसडीएल की बात कर लेते हैं, तो एनएसडीएल से यहाँ पे जो थोड़ी बहुत इनकी सब्सिडरीज है उनकी भी बात कर लेंगे, और यहाँ पे क्या क्या काम करती है। जैसे सीडीएसएल की दो सब्सिडरीज है उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनके नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स कैसे कैसे खुले हैं, तो लगभग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1.97 करोड़ इनके डीमेट अकाउंट्स थे पिछले साल में, जो लगभग अभी 3.34 करोड़ हो गए, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब लगभग डबल हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब इनकी एक सब्सिडरी है सीवीएल, अगर आप देखोगे तो सीवीएल क्या काम करती है, तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वगैरह की ई-केवाईसी का काम करती है, और ये बहुत पुरानी सब्सिडरी है। वहीं पे एक सीआईआरएल है। सीआईआरएल क्या है? सेंट्रल सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड। ये क्या है? इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करती है, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस के अकाउंट होते हैं वो यहाँ पे मेंटेन करती है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं सीसीआरएल क्या है? ये कॉमोडिटी रिपोजिटरी है, जो कॉमोडिटीज़ में ट्रेडिंग होती है एमसीएक्स वगैरह के अंदर, तो वो यहाँ पे ये सारे काम यहाँ पे देखे जाते हैं। और यहाँ पे जो वेयर हाउस रिसिप्ट वगैरह होती है नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल, मतलब कॉमोडिटी सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे रखने का काम करती है। तो इनकी मेजर ये 3 सब्सिडरी थी। बाकी ये लोग क्या करते हैं? ई वोटिंग वगैरह का काम करते हैं, मोबाइल ई-केवाईसी, और यहाँ पे ई-डीआईएस, स्टॉक ब्रोकिंग, और जितनी भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं एजीएम वगैरह हेल्ड कराने का, और ये सारी कंपनीज़ के टोटल बिजनेस और सर्विसेज है। तो ये सारी इनके चिट्टे बिट्टे हैं। अभी अगर आप इसको एनएसडीएल से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे एनएसडीएल के ये फाइनेंशियल्स हैं जो 31 दिसंबर तक ही अपडेटेड है, बट ठीक है हमारे लिए वो काफ़ी है। अगर आप यहाँ पे इसको पूरे स्टैंड अलोन क्वार्टर ये हम लोग ने देखा है, तो ये हम लोग इसको बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखते हो तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे करीबन अगर आप देखते हो तो नेट प्रॉफिट इनका 5,684 लैक्स है, और वहीं पे इनकी टोटल इनकम 13,940 है। अब अगर अपन को यहाँ पे पैट मार्जिन निकालना है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पे जो पैट मार्जिन आएगा अपना वो आता है 5,684 डिवाइड बाई 13,940, तो यहाँ पे लगभग 40% पैट मार्जिन आएगा। जो हम लोग ने देखा कि सीडीएसएल का पैट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल का जो पैट मार्जिन था वो यहाँ पे करीबन यहाँ पे 47% है। वहीं पे अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे इनका जो पैट मार्जिन, अगर आप इबिटा मार्जिन देखना चाहते हैं, तो अगर आप एबिटा मार्जिन देखते हो तो एबिटा निकालना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 13,940 में से आप माइनस कीजिए एम्प्लॉय एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस और कंट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, तो ये लगभग आता है 54%। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल का जो था मार्जिन, सीडीएसएल का जो मार्जिन था वो थोड़ा ज़्यादा था, करीबन यहाँ पे 64% के लगभग था। तो आप देखेंगे तो पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन के सेंस में यहाँ पे कंपनी ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं एनएसडीएल बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, उसका जो क्वार्टरली रेवेन्यू होता है 140 करोड़ के लगभग होता है, वहीं पे अपना जो रेवेन्यू होता है वो लगभग 100 करोड़ का होता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़े बड़े लोग कौन कौन से। ये टॉप 5 शेयर होल्डर्स है, बीएसई प्रमोटेड कंपनी है, यहाँ पे बीएसई का 20% स्टेक है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एलआईसी और पीपीएफएस म्यूचुअल फंड कंपनी है। और बाकी ये सारी चीज़ें इसका और एनालिसिस करेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के एनालिसिस पे आएंगे। और ये सारे इनके मैनेजमेंट वगैरह हैं, आप ये देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूएशंस की अगर बात करें तो ये 40 के पी पे ट्रेड हो रहा है, जो थोड़ा हाई है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो अभी मैं आपको बताऊं तो अगर हमने देखा था 5 पैसा के केस में, वहाँ पे उनका जो पी है ना वो 70 का है, बट 5 पैसा का पी बहुत हाई है। इवन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का भी जो पी है वो लगभग 30-35 के लगभग पी है, तो बल्कि 30 से भी कम है, बट आप उसको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसका कोई लिस्टेड पीरियड है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 25% है, आरओसी इनका 32% है, पी रेशो मैंने बता दिया। फिर नेटवर्थ इनकी 8,877 करोड़ है, और मार्केट कैप यहाँ पे 8,000 करोड़ है। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो लगभग 9 के करीब आता है, ईवी टू इबिटा रेशो 29 है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी हाई है। अगर आप मेरे को बोलेंगे बाकी सारी चीज़ों से कंपेयर करोगे
तो यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़ी हाई है। अगर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे अब हमारा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर हम लोग देखेंगे तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। कैश फ्लोज वगैरह की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है कैश फ्लोज और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो लगभग ये सारे लोग हैं जिनने इसमें CDSL में पैसा लगा रखा है। सारे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इसमें और बड़े बड़ी कंपनीज है, HDFC बैंक, कैनरा बैंक, LIC, ICICI प्रूडेंशियल, न्यू इंश्योरेंस, प्रोविडेंट पेंशन फंड, तो बहुत ही बड़े बड़े जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और वहीं पे गवर्नमेंट का इसके अंदर अभी कोई स्टेक नहीं है, NSDL वगैरह के ज़रूर अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस के टर्म में ये थोड़ा हाई पी स्टॉक है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का जो आउटलुक है वो मेरे हिसाब से अभी और यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिजनेस और बढ़ेगा। बिकॉज जिस तरीके से अभी लॉकडाउन वगैरह हुए हैं और यहाँ पे वापस डीमैट अकाउंट नए नए और खुलते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस आ सकता है। उसी के साथ एक और चीज़ जो है, जैसे जैसे कभी भी नए यहाँ पे ब्रोकर्स आते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा तो ग्रो यहाँ पे नया ब्रोकर आया है, फिर एलिस ब्लू है, फिर फायर्स है। तो ये जो नए नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, जैसे अभी इंड मनी बहुत चल रहा है, तो ये सारी जो कंपनीज हैं जब भी आती हैं तो CDSL को फायदा हो, क्योंकि और ज़्यादा यहाँ पे डीमैट अकाउंट खुलते हैं। मान लीजिए मैं अगर अभी ग्रो में अपस्टॉक से परेशान हो गया तो अब मैं ग्रो में खुला लेता हूँ तो मेरा तो 2 अकाउंट हो गया ना। तो उस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो इस तरीके से इन लोग को फायदा मिलता है, क्योंकि जनरली आपका जो एनुअल चार्जेस है वो तो दोनों में ही लगेगा। बहुत बार होते हैं कि अपन भूल जाते हैं कि उसको यहाँ पे बंद नहीं कराते। तो इन सभी चीज़ों से यहाँ पे कंपनी को फायदा मिलता है। टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यहाँ पे अगर ये जो स्टॉक है उसके अंदर क्या करना चाहिए, टेक्निकल लेवल्स भी देख लेते हैं हम लोग। टेक्निकल के लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे बात कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन में यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है तो वो देख लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। और कोई यहाँ पे आपके सवाल हैं तो मैं आपका ज़रूर जवाब देना चाहूँगा, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे अभी तो टेक्निकल्स की बात करें तो इसका मोमेंटम अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इसका मोमेंटम स्कोर भी हाई है। यहाँ पे डिलीवरी वगैरह ठीक है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है पहला लेवल 806 क्रॉस करना है और सपोर्ट यहाँ पे 758 का है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी अगर आप बात करें तो 850 तक के लेवल्स होंगे, जिसमें से पहले अगर अपन को 800 रुपये क्रॉस करना है तो 806 रुपये का टारगेट रखते हैं, जो अगले 1 हफ्ते के लिए हो सकता है। जो टारगेट है वो यहाँ पे 1000 के लिए है और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट इसमें आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स अब देखने को नहीं मिलेंगे जैसे FY20 में मिले थे, क्योंकि FY20 पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार साल था। तो अगर आप देखते हो तो ये वाले साल में इतनी शानदार ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज हम लोग ने कंपेयर किया CDSL NSDL को, इनके टेक्निकल एनालिसिस वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जान लिए, पी वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ जान लिया है। बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो और भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप बात करें कंपनी की जो अगर आप पूछते हैं मेरे से कि कंपनी का डेप्ट वगैरह कितना है, तो वो भी अगर आपने को देखना है तो वो हम लोग देख सकते हैं। डेप्ट की अगर बात करते हैं तो कंपनी आई थिंक ये शायद डेप्ट फ्री है, इनका कोई खास डेप्ट है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका जो डेप्ट है वो 0 है, तो डेप्ट फ्री कंपनी है। ओवरऑल यहाँ पे कोई डेप्ट रहा नहीं है और यहाँ पे कोई भी प्लेज शेयर्स भी नहीं है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यहाँ पे आपका पैसा बनेगा, बट पहले साल जैसा पैसा अब नहीं बनेगा। अगर आप कोई सोचते हैं कि भैया 800 में लेके मैं इसको यहाँ पे 1600 तक के भाव हो जाएंगे 1 साल में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे जो ग्रोथ आएगी वो डिसेंट आएगी, 10-20% की अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। 1000 रुपये के टारगेट के साथ आप इसमें एक लॉन्ग टर्म बेट लगा सकते हैं। और ये था हमारा पूरा CDSL पे एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ें जानी, इसके टेक्निकल, फंडामेंटल, और सबसे पहली बार हम लोग ने इसका किया पीयर कंपैरिजन का एनालिसिस। तो ये था हमारा पूरा फंडामेंटल रिसर्च NSDL और CDSL पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी CDSL के शेयर होल्डर्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।